हेलो एवरीबॉडी। छात्र मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्या जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.1 इसके पहले वाले वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। तो उसमें हम यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसके बारे में बता चुका हूँ अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक। आज मैं बताने जा रहा हूँ अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ, उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में मैं लिया हूँ 32,760 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंत में क्या है, 0 है, तो यह 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से कटा, यह आया, फिर 2 से भाग दिए तो 2 8 16, फिर यहाँ पर कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 0, इस तरह से भाग दिया गया। तो कितना आया, इसका जो अभाज्य गुणनखंडन आया वह आया 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। तो 2 यहाँ कितना बार आया है, 3 बार। तो 2 का पावर कितना लिख देंगे, 3, ठीक है। 3 कितना बार आया है, 2 बार। तो 3 का पावर हो जाएगा 2। फिर है 5 गुने 7 गुने 13। तो इस तरह से हम भाज्य संख्या को, यह 32,760 जो है ये हमारा भाज्य संख्या है, जिसको हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से अभाज्य संख्याओं के रूप में यहाँ पर क्या किए हैं, आने वाले क्रम के बिना। मतलब कहने का मतलब यह हो कि जैसे 2 3 बार आ गया है तो इधर अब 2 फिर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यह क्रमवार, जैसे 2 कितना बार आया, 3 बार, 3 कितना बार आया, 2 बार। मतलब यह जो संख्या है यह 2 से 3 बार विभाजित हुई है, 3 से 2 बार विभाजित हुई है, 5 से 1 बार और 1 बार 7 से, तब जाकर लास्ट में हमारा कितना, कौन सा अभाज्य संख्या है, 13 है। तो इस तरह से यह यहाँ पर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है 2 मार्क्स में कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को लिखें। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। आइए इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं, हाँ, एक और चीज यहाँ पर है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो अब एग्जाम्पल 5 है जो पेज नंबर 11 में मिलेगा एनसीईआरटी के बुक में। तो क्वेश्चन है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। फिर इसको जांचना भी है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 4 के पावर n यहाँ पर है, 4 के पावर n, अगर हम 4 को अभाज्य गुणनखंडन करें तो 2 गुने 2 होगा। तो 4 को तोड़ दिए, 2 गुने 2 में पावर क्या हो गया, n। फिर 2 कितना बार गुणन, मतलब यहाँ पर टूटा है 2 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 2, और फिर पावर में तो n है ही। तो घातांक का नियम कहता है कि जब पावरों का पावर हो तो पावर दोनों पावर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो इधर तो 4 के पावर n ही आया, इक्वल है तो इक्वल दिए, और 2 के पावर हो गया, यह दोनों पावर गुना कर लिया तो 2 के पावर 2n हो गया। चूंकि किसी n के लिए संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब हुआ अगर किसी संख्या का कोई संख्या है जिसका अंतिम मतलब अंक है, मतलब इकाई अंक अगर 0 है तो वह जरूर 5 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्यता का नियम यही न है। 5 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित होगा। तो किसी
n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, जबकि 4 की पावर n के गुणनखंडन में देखा जा रहा है कि इसमें केवल अभाज्य संख्या 2 ही है, मतलब 2 है, 2 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से यह तय होता है कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर इसका गुणनखंडन में 5 से विभाज्य होता तो यह जो है क्या होता, यह ऐसी कोई संख्या n आ जाती जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता। तो यह थोड़ा लैंग्वेज है, इसको आप लोग को रट लेना होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है उसको इसके नेक्स्ट वाले जो यथि में दिए हैं बताए हैं उसमें कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पर यह हुआ। तो अब आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल 6 है जो पेज नंबर 12 में है, एनसीईआरटी का ही है। तो संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं आइए देखें। तो यहाँ 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होगा कि जो भी संख्या से हम कटाएंगे वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो सबसे पहले हम कटाने का प्रयास 2 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यह संख्या सम संख्या है। 6 एक सम संख्या तो 2 से कटेगा, तो 2 तिया 6, तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। अब यह 3 जो है 3 स्वयं से कटेगा तो कितना, 1 मरतबे कटेगा। यहाँ हम इसको नहीं भी कटा सकते थे, 3 एकम 3, आखिर 1 आ रहा है तो 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, लेकिन 1 तो सबके साथ रहता है, कोई भी संख्या उसके साथ 1 जो है वो अभाज्य के रूप में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर 20 का हम देखें तो 2 से अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से कटाए तो 10, फिर 2 से कटाए तो 5, फिर 5 एकम 5। तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर क्या आया, 2 गुने 3 गुने 1, एक यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद 20 है तो 20 का क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। अब हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। किसका 6 और 20 का, 6 और 20 का। तो 6 और 20 का एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए इस दोनों में 6 के गुणनखंडन में और 20 के गुणनखंडन में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन हो रहा है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक जोड़ा यहाँ पर एक पेयर लग जा रहा है जो कॉमन के रूप में आएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। इस दोनों जोड़ा को कॉमन के रूप में लिखेंगे, मतलब पेयर आ रहा है तो इसको कॉमन के रूप में एक ही 2 लिखेंगे, 2 को 2 नहीं लिखेंगे। ये पेयर के रूप में कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर 3, तो इसमें 3 नहीं है। 1, तो 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लिख भी दिए हैं। तो 2 गुने 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो एचसीएफ 6 एवं 20 का कितना निकला, 2 निकला। अब एलसीएम देखते हैं। तो जो कॉमन के रूप में मतलब जो कॉमन हो जाता है, मतलब जिसका एचसीएफ निकल जाता है, तो एचसीएफ कितना निकला है, 2। तो 2 को लिख दिए। और अतिरिक्त में जो बच गया, तो अतिरिक्त में इसमें कौन कौन बचा है बताइए। तो इसमें 3 बच गया है, फिर कौन बचा है, 2 और 5, यही ना तीनों बचा है। तो इसको हम गुना के रूप में इसके साथ एचसीएफ वाला 2 यहाँ पर लिख कर जो इसमें बचा है उसको हम इसके साथ गुना कर देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। अच्छी तरह से फिर से समझ लीजिए, इस दोनों का गुणनखंडन किए, दोनों में जो कॉमन निकला तो 2 2 दोनों में आ रहा है तो उसको यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ 1 1 दोनों में आ रहा है, लिख दिए। तो 2 एकम 2, ये हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ। अब जो बच गया है तो इसमें ही ना बचा है 3, 2 और 5, तो यह बच गया है। तो इस एचसीएफ के साथ, मतलब एचसीएफ को यहाँ पर लिखेंगे, इस एचसीएफ के साथ इस अदर का इसके साथ गुना कर देंगे। तो यह टोटल जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो इसको यह निकल गया कि एचसीएफ कितना आया, 2 आया। 6 और 20 का एचसीएफ कितना आया, 2 आया। और एलसीएम कितना आया, तो 60 आया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सूत्र है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे यहाँ पर है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक को लिया गया है, ए एवं बी को। तो ए एवं बी के लिए एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी। मतलब किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है।
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a एवं b के लिए उसका HCF और LCM के गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब यह एक थ्योरम हो गया कि HCF गुने LCM बराबर A गुने B, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के क्या होगा, बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। तो अगर इससे आप HCF निकालेंगे तो LCM इधर आकर भाग करेगा, तो HCF निकालना है तो A गुने B में भाग किया कौन, LCM। LCM निकालिएगा तो कौन भाग करेगा, HCF। तो इस दोनों को बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। HCF यदि आप निकालेंगे तो A गुने B बटा LCM होगा, LCM निकालेंगे तो A गुने B बटा HCF होगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो आइए हम चलते हैं, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7 जो NCERT के पेज नंबर 12 में मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 एवं 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उनका LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसे 96 का हम गुणनखंड किए तो 2 से 48 हुआ, फिर 2 से 24 हुआ, फिर 2 से 12 हुआ, फिर 2 से 6 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, फिर 3 से 3 एकम 3। यह 404 है तो 2 से कटा तो 202 हुआ, 2 से कटा तो 101, 101 खुद अभाज्य संख्या हो गया तो ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो 96 बराबर क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, और 404 बराबर क्या आया, 2 गुने 2 गुने 101 गुने 1। तो देखते हैं कि इस दोनों का जो HCF निकालेंगे तो दोनों देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, तो 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है ना। इसके अलावा देखिए 2 तो इसमें अब 2 नहीं है, 2 तो इसमें 2 नहीं है, 2 इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें 3 नहीं है, 1 है तो 1 को छोड़िए, 1 नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। एक आदि आप नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। चलिए 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन के रूप में कौन कौन आ रहा है, कॉमन के रूप में 2 आ रहा है और एक और 2 आ रहा है, तो 2 गुने 2 HCF हो गया कितना, 4। अब LCM निकालने के लिए हम यहाँ पर सूत्र बताए हैं कि अगर आपको LCM निकालना हो तो क्या करेंगे, A गुने B, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल में भाग कर देंगे क्या चीज से, HCF से, ठीक है। यह सूत्र ध्यान में रह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल में भाग कर देंगे क्या चीज से, HCF के। तो चलिए यहाँ पर हमारा दो संख्या कौन कौन आया, कौन कौन है इस क्वेश्चन में, तो 96 है और 404 है। तो HCF तो हम निकाल लिए हैं 4, तो LCM निकालना है तो एकदम सटीक है कि उस दोनों संख्या का गुना कर दीजिए, जो संख्या दिया हुआ है 96 है और 404 है, इस दोनों संख्या का गुना करके और उसके HCF से भाग दे दीजिए। LCM निकालना है तो किससे भाग देंगे, HCF से। तो HCF कितना आया है, 4, तो 4 से भाग दे दिए, तो 4 से भाग दिए तो यह कटेगा, 24 चौका 96, तो यहाँ 24 हो गया। अब 24 में गुना कर देंगे कितना से, 404 से, तो 24 में 404 से गुना करेंगे तो कितना, 96 आ जाएगा। तो यह हमारा LCM हो गया और HCF कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 8 पर जो NCERT के पेज नंबर 12 में है। इसमें कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए चलते हैं हम। यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, 3 एकम 3। 72 का चले तो 2 से कितना हो गया, 36 हो गया, फिर 2 से 18 हो गया, फिर 2 से 9 हो गया, और फिर 3 से 3 3 9। 120 का 2 से 60 हो गया, 2 से 30 हो गया, 2 से 15 हो गया, और 3 5 15। तो 6 का यहाँ पर किए हैं तो 2 गुने 3 गुने 1, 1 नहीं भी लिख सकते हैं तो 2 गुने 3 हो गया। और 72 का चलिए तो 72 में क्या क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो इसको लिख दिया गया है यहाँ पर। तो 2 कितना बड़ा है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 हो गया, और 3 कितना बड़ा है, 2 बार, तो 3 के पावर 2 हो गया। 120 का किए हैं तो 2 से 60 हुआ, 2 से 30 हुआ, 2 से 15 हुआ, 3 5 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 कितना बड़ा है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 हो गया, 3 गुने 5 यहाँ पर इसके साथ लिख दिए। अब HCF निकालेंगे तो HCF इस तीनों में जो कॉमन होगा वही ना होगा HCF। मतलब HCF का मतलब क्या होता है, जो मतलब जो भी हो, 2 हो 3 हो, जो भी हो, सब में से जो कॉमन निकलेगा वही उसका HCF होगा, ठीक है। तो 6, 72 एवं 120 इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कौन है जो तीनों में है, ठीक है।
कौन है जो तीनों में है। तो यहां पर देखिए कि यहां 2 है, ठीक है, 2 जो तीनों में मिल रहा है, 2 जो तीनों में मिल रहा है ना। और फिर एक 3 हुआ जो तीनों में मिल रहा है, ठीक है। तो हो गया 2 और 3, तो 2 3 कितना हो गया 6, HCF 6 आ गया। LCM निकालने के लिए इस तीनों में देखेंगे जो सबसे अधिक, मतलब जिसका पावर मतलब सबसे अधिक होगा प्रत्येक में, 2 हो 3 हो जो भी अभाज्य गुणनखंड हो, उसका सबसे जो अधिकतम पावर होगा उसको गुना कर देंगे। चलिए, तो इसमें 2 का अधिकतम पावर 1 है, इस गुणनखंडन में 2 का अधिकतम पावर 3 है, इस गुणनखंडन में 2 का अधिकतम पावर 3 है। तो 2 का सबसे अधिकतम पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 लिख दिया गया, गुना इसमें 3 का अधिकतम पावर कितना है, तो 3 का पावर यहाँ 1 है, 6 के गुणनखंडन में, 72 के गुणनखंडन में 3 का अधिकतम पावर कितना है 2 है, और 120 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का अधिकतम पावर 1 है। तो इसमें सबसे अधिकतम पावर किसका है, तो 3 के पावर 2 का है, तो 3 के पावर 2 लिख दिए गुने। अब 5 की बात है, तो 5 खुद ओनली 1 है, तो इसीलिए इसको इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यह खुद अधिकतम है। अब मान लीजिए एक ही है तो अधिकतम यही ना, अधिकतम चाहे न्यूनतम कहिए तो यही है, ठीक है। तो 2 कितना बार आया 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 कितना बार आया 2 बार, मतलब यहाँ पर करेंगे तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, यहाँ पर लिख देंगे हम 8 हुआ यह, और यह हुआ 3 के पावर 2 है, तो 3 तिया 9 हो गया और 5 हो गया। अब इसको गुना कीजिए ना, तो 9 8 72, 72 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यह हमारा LCM हो गया, ठीक है। और HCF कितना निकला 6 निकला, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो न्यूनतम आया होगा, मतलब सबसे उसका भाज्य गुणनखंड करने पर उस तीनों में जो सबसे मतलब कम घात वाला होगा, जो सबसे कम घात वाला होगा प्रत्येक में। ऐसे मान लीजिए कि इसमें क्या क्या आया है, तो 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, ठीक है। तो 2 कम से कम कितना घात वाला है, तो 2 कम से कम 1 घात वाला है, और 3 कम से कम कितना घात वाला है, तो 1 घात वाला है, ठीक है। तो उस कम घात वाले को गुना करेंगे HCF में, और अधिकतम घात वाले को गुना करेंगे LCM में, ठीक है। और इसको गुना करके गुणनफल जो होगा वो हमारा LCM हो जाएगा, जो कम घात वाला का गुना किए लेकर इसमें से, इस गुणनखंडन में से, तो वो हमारा क्या हो गया HCF हो गया। तो इस पर एक और बनेगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF एवं LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है, इसके लिए रूल नहीं है। मान लीजिए 3 को संख्या लिए हैं हम, 6 लिए हैं, 72 लिए हैं, 120 लिए हैं, तो 6 गुने 72 गुने 120 बराबर नहीं होगा इसके LCM और HCF के गुणनफल के। जैसे HCF कितना है 6 है, चलिए यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, और LCM कितना है 360 है। तो इसको गुना कीजिएगा तो यहां पर जो आएगा, और इसको गुना कीजिएगा यहां पर जो आएगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। मतलब यह 3 संख्याओं के लिए यह नियम नहीं है कि 3 संख्याओं का 3 को संख्या इसमें लिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या बताए हैं यहाँ पर कि यह जो रूल है वह किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A एवं B के लिए ही यह रूल है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। 2 के लिए ही, ओनली 2 के लिए, मतलब 2 के लिए ही, या किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही इसका जो संख्याओं का गुणनफल है वह HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, 3 के लिए नहीं होगा। जैसे 3 के लिए अगर यह हम कहें कि 3 किन्हीं दी गई 3 संख्याओं का गुणनफल उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर हो जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम इस बात को लिख दिए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि किन्हीं निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल उनके HCF एवं LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन में रहेगा 2 या 3 या 4 या कोई नहीं। तो याद रखिएगा 3 के लिए नहीं, 4 के लिए भी नहीं, ओनली किसके लिए, ओनली 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए उसका गुणनफल उनके HCF एवं LCM के गुणनफल के बराबर होता है, 3 संख्याओं के लिए बराबर नहीं होता है। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर, यहां पर आए एक्सरसाइज 1.2 है।
एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट नंबर में है 140, ये सब छोटा छोटा चीज है, ये सब अपने से भी आप क्लियर कर सकते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो 2 से कितना आ गया, 70 आ गया, फिर 2 से कितना आ गया, 35 आ गया, फिर 5 सते 35, तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख दिए, गुना 5 लिख दिए और गुना 7 लिख दिए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर दूसरा है 156, तो 2 से किए तो कितना आया, 78 आया, फिर 2 से किए तो 39 आया, और फिर 3 से 13 39। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख दिए, हो गया। तीसरा नंबर भी उसी तरह से है, यहाँ पर 38 25 है, तो फिर इसका 3 से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 से क्यों गया है, क्या ये 2 से क्यों नहीं कटा है, तो इसका जो इकाई अंक है वह एक सम संख्या होना चाहिए या शून्य होना चाहिए, तब जाकर वह 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम छठा क्लास में है, छठा क्लास का बुक लेकर विभाज्यता का नियम दिया हुआ है, उसको खूब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब यह क्लियर हो जाएगा, तब आपको इसमें गुणनखंडन में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 और 2 7, 8 15, 3 18, 18 3 का गुणज है, तो इसीलिए यह 3 से विभाजित होगा। तो 3 से भाग दिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया है 22 हुआ, 3 सते 21, 1 आया तो 15 हुआ, 3 पचे 15। फिर यहाँ पर देखते हैं 7 5 12, 2 17 1 18, फिर 3 का गुणज है, अंकों का योग किए हैं, तो अंकों का योग किए हैं, तो यहाँ पर क्या आया है, मतलब 3 का गुना जाए तो 3 चौका 12 हो गया, कट गया। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 आया, 15 हुआ, 3 पचे 15। फिर यहाँ पर अब देखते हैं 5 और 2 7 4 11 है, तो 11 अंकों का योग करने पर 11 आ रहा है, तो 11 3 का गुणज नहीं है, तो हम 5, अब जब इसका इकाई अंक 5 है तो 5 से अवश्य कटेगा, तो 5 से किया तो 5 8 40 हो गए, यहाँ पर 2 हो गया, फिर पचे 25, अब यहाँ पर 5 से 17 पचे 85। तो इस तरह से 38 25 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 हुआ। तो 3 कितना बार आया, 2 बार, तो 3 के पावर 2 हो गया, गुने 5 कितना बार आया, 2 बार, तो 5 के पावर 2 हो गया, फिर गुने 17। तो इस तरह से यह अभाज्य गुणनखंडन के रूप में क्या कि व्यक्त हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 5 ठो है, तो पहला, दूसरा और तीसरा मैं बनाकर समझा दिया हूं, चौथा और पांचवा खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चौथा और पांचवा खुद से इसको इस तरह से अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एवं LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, मतलब इसको जांच भी कर लेना है। तो एक नंबर में है 26 और 91, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना 13, 13 एकम 13, 7 से किए तो 13 सते 91, यहाँ पर 26 का आ गया 2 गुने 13 गुने 1, 91 का आ गया 7 गुने 13 गुने 1, इसे लिए हैं यहाँ पर गुणनफल के रूप में। अब देखते हैं कि इस दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन है 13 और 1, तो एक को छोड़िए, एक को गोली मारिए, 13 है, तो यहाँ पर इस दोनों का कॉमन हो गया, तो HCF 26 और 91 कितना निकल गया 13। LCM निकालने के लिए हम फार्मूला पहले से बता चुके हैं कि LCM अगर निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, अगर HCF निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो दो संख्या गुना कीजिए और HCF से भाग दीजिए। तो दो संख्या कौन कौन है, 26 है 91 है, तो दोनों को गुना किए और HCF से भाग दिए तो कितना हो गया 13 दूनी 26। तो LCM निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताया हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो HCF यहाँ पर कितना आया है, HCF कितना आया है 13 आया है, तो 13 से हम भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ कट गया 13 दूनी 26, तो 91 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा HCF निकल गया कितना, HCF कितना निकल गया 13 निकल गया। ठीक है, HCF कितना निकल गया 13 और LCM निकला 13 दूनी 26, 2 से कटा है और कितना निकला है 182 निकला है, 91 में 2 से गुना करने पर 182, इसका LCM हो गया है, HCF हो गया है 13। अब इसकी जांच करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, तो जांच करेंगे, हमारे पास सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका LCM गुने उसका HCF। ठीक है, तो पहले दो संख्याओं का गुना कर लें, तो दो संख्या हमारा कौन कौन है 26 और 91 है, तो 26 और 91 का गुना किए तो कितना आ गया 33 और 66 आ गया। अब इसका HCF और LCM आया है उसको गुना करेंगे,
तो HCF इसका गुना LCM इसका। तो HCF कितना आया है 13, यहाँ पर आया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 13 आया है ना। अच्छा, गुना LCM कितना आया है 182। तो 182 में 13 से गुना करेंगे तो यह भी 3366 आया। तो दो संख्याओं का गुणनफल 3366, HCF गुना LCM भी कितना आया 3366। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आया, अतः हमारा जो जांच है वह सही निकला। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा, अब देखिए इसके बाद वाला में दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है कि 510 और 92 का निकालना है। तो 510 का 2 से यहाँ पर लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से जब हम भाग करेंगे तो 255 आया, फिर अब 3 से कटाएंगे तो 85 आएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 17 आएगा। ठीक है, बार बार कह रहे हैं कि विभाज्यता का नियम कंप्लीट होना चाहिए इसके लिए, तभी यह संभव है। अब यहाँ पर 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का उसी प्रकार किए तो 2 से किए तो 46 हो गया, और फिर 2 से किए तो 23 हो गया। तो 92 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 23, यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 23। अब इसका HCF कितना हुआ, तो इसका HCF तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, जो सबसे कम घात वाला कौन है 2 है ना जी। तो इसका यह 2 क्या हुआ, दोनों में कॉमन हो गया, मतलब उभयनिष्ठ दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कितना हुआ 2 हुआ। तो HCF 510 और 92 का कितना आ गया 2 आ गया। LCM निकालने के लिए सबसे सटीक तरीका कि दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों जो संख्या है उस दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटा आप क्या निकालने जा रहे हैं LCM, तो किससे भाग दीजिएगा HCF से। तो HCF कितना आया है 2 आया है, तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देने पर यह 510 कट कर कितना आ गया 255 आ गया, और गुना में कितना है 92 है, तो 92 से गुना कर दिए 255 में, तो कितना हो गया 23,460 आया। ठीक है, तो हमारा इसका HCF कितना निकल गया 2, और LCM कितना निकल गया 23,460। ठीक है, अब इसकी जांच करना है। तो जांच के लिए मैं पहले ही नियम बता चुका हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल कीजिए। तो दोनों संख्या कौन कौन है 510 है और 92 है, तो 510 और 92 का गुना किए तो कितना आया 46,920 आया है। कितना आया है 46,920, तथा HCF गुने LCM। अब उसके HCF और LCM को गुना करना है। तो HCF 510 और 92 का कितना निकला है, यहाँ पर देखिए HCF 510 और 92 का कितना निकला है 2 निकला है, और LCM उसी का 510 और 92 का कितना निकला है, यहाँ पर देखिए LCM निकला है कितना 23,460। तो 2 गुने 23,460 किए, तो 23,460 में हम 2 से गुना किए तो कितना आ गया 46,920 आ गया। कितना आ गया 46,920। तो यहाँ पर हमारा जांच भी हो गया और HCF और LCM भी निकल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूं जो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, बन जाएगा, बहुत आसान है, अगर प्रोसेस ये समझ गए हैं तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एवं LCM ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पर 3 यहाँ पर संख्या लिया गया है 12, 15 और 21। तो क्या 3 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 संख्याओं के लिए वह जांच वाला जो नियम है वह ट्रू नहीं है। वह 2 ही संख्याओं के लिए उसका गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो खैर इसमें जांचना भी नहीं है, केवल आपको क्या करना है उसका HCF और LCM जो दी गई संख्या है 3 वाला उसका निकाल देना है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया जा रहा है। तो 12 है तो 12 का 2 छक 12, 2 3 6, 15 है तो 3 5 15, 21 है तो 3 7 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो 2 के पावर 2, और 3 कितना बड़ा है 1 बार, तो 3 के पावर 1 हो गया। 15 की बात है तो 15 3 गुने 5 है तो 3 भी 1 बार है, 5 भी 1 बार है तो 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। 21 है तो 3 गुने 7 है, 3 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है तो 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब इस तीनों में कॉमन सबसे कम घात वाला कौन है जो तीनों में कॉमन हो? 2 तीनों में है? नहीं है। 3 तीनों में है? हाँ, 3 के पावर 1 यहाँ भी है, 3 के पावर 1 यहाँ भी है, 3 के पावर 1 यहाँ भी है। मतलब 3 के पावर 1 तीनों में कॉमन है और सबसे निम्न घात वाला है, मतलब सबसे छोटा घात वाला है। तो ऐसा HCF निकालने के लिए सबसे सटीक तरीका है जो तीनों में कॉमन हो और कम घात वाला हो।
ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक हम मान रहे हैं, सपोज दैट अगर 2 के पावर 2 है, ठीक है, और 2 के पावर यहाँ भी मतलब 2 आ जाता, ठीक है, और यहाँ 2 के पावर मान लीजिए कि 4 आ जाता। तो 2 तो तीनों में दिख रहा है, लेकिन कॉमन जो है यहाँ पर तीनों में कॉमन ऐसा लेना है और जो निम्न घात वाला हो, माने सबसे कम घात वाला हो, ठीक है। अगर 3 के पावर 5, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 मान लीजिए अगर आ जाता इसमें, तो 3 के पावर 5 तीनों में कॉमन होता, लेकिन वह उच्चतम घात वाला होता। तो हमको देखना है कि जिसका घात सबसे कम हो और वह तीनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको हम बोलेंगे HCF। तो 3 के पावर 1 इसमें भी आया है, 3 के पावर 1 इसमें भी, 3 के पावर 1 इसमें भी। तो उभयनिष्ठ 3 के पावर 1 है जो सबसे कम घात वाला है, तो यहाँ पर 3 के पावर 1 हो गया, तो 3 के पावर 1 का मतलब खुद 3। क्या अब यह HCF हमारा 12, 15 और 21 का कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब चलिए LCM, तो LCM इसी का निकालना है। तो इसमें देखिए अब उसको छोड़कर मतलब जो उच्चतम घात वाला है, जो अधिक घात वाला है, इस अभाज्य गुणनखंडन में जो अधिक घात वाला है उसको हम लिखते चले जाएंगे। चलिए 2 के पावर 2 लिखे हैं, 3 के पावर 1, अब 3 के पावर 1 3 गो है तो 3 गो नहीं लिखेंगे, 3 के पावर 1 वो चाहे कितना ही बार हो, कितना हो बार हो, हम एक बार लिखेंगे। 5 के पावर 1 और फिर 7 के पावर 1, मतलब इसको छोड़कर 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 को एक बार लिखेंगे और बाकी को उसके साथ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 3 के पावर 1 का मतलब 3 हो गया, अब 5 के पावर 1 का मतलब 5 हो गया, 7 के पावर 1 का मतलब 7 हो गया। तो यहाँ पर 4 तियां 12, 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 420 आ गया। तो इसका HCF कितना निकल गया, 3 निकल गया, और LCM कितना निकल गया, तो 420 निकल गया। ठीक है, अब यह पहला नंबर था। आइए अब दूसरे नंबर में हम चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 17, 23 और 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुने 1, 23 का 23 गुने 1, 29 का 29 गुने 1। तो इसका HCF जो तीनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF 1 हो गया। और LCM, तो LCM में अब सबको इसके साथ गुना करा देंगे। तो अब एक में एक यहाँ अगर लिखे भी हम, यहाँ पर एक यदि लिखे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 17, 23 और 29 को गुना करा दिए तो कितना आ गया, 1139 हो गया। तो ये हमारा HCF 1 हो गया, LCM इतना हो गया। ठीक है, अब आइए 8, 9 और 25 का। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 कितना बार आया, 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुने 1 हुआ। ठीक है, इसके बाद है 9 है, तो 9 का मतलब 3 गुने 3 गुने 1 हुआ अभाज्य गुणनखंड। तो 3 कितना बार आया, 2 बार, तो 3 के पावर 2 गुने 1 लिख दिए। और 25 है तो 5 गुने 5 गुने 1 आया, तो 5 2 बार आया, तो 5 2 बार आया, तो 5 के पावर 2 गुने 1 लिख दिए। तो इस तरह से हमारा HCF। तो देखते हैं यहाँ पर कोई मतलब कोई यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं है जो सबसे कम घात में हो। ठीक है, तो मतलब उभयनिष्ठ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 5 है, तो 1 को ले लेंगे। जब उभयनिष्ठ कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, तो 1 ले लेंगे, तो 1 तीनों में है। तो HCF हमारा इस 8, 9 और 25 का HCF कितना आ गया, 1 आ गया। और LCM कितना आ गया, तो LCM के लिए अब एक लिखे यहाँ पर, चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ये सब गुना कर देंगे। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के पावर 2 का मतलब 3 का पावर 2 का मतलब 3 का पावर 2 का मतलब 3 दूना 6 नहीं होता है, यह गलत सेंस है। 3 के पावर 2 का मतलब होता है कि 3 का 2 बार गुना, मतलब 3 तियां 9। अगर यहाँ 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब होता है 2 का 3 बार गुना, ऐसे नहीं कि 2 तियां 6, ऐसे कहना गलत है। 2 तियां 6 नहीं, 2 का 3 बार गुना। तो 2 का 3 बार गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ऐसे सोचना चाहिए। 5 का अगर पावर 2 है तो 5 के पावर 2 का मतलब 5 दूना 10 नहीं, ये गलत है। 5 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 5 गुने 5, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 के पावर 3 हुआ तो 2 तियां 6 नहीं, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर है तो 3 तियां 9, 5 का स्क्वायर है तो 5 5 25, तो इसको गुना करने पर हो गया 1800। तो यह हमारा क्या निकल गया, LCM निकल गया। और HCF कितना आ गया, 1 हो गया। HCF मतलब जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सब में कॉमन हो। ठीक है, और LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब जो जितना बच रहा है उस सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हमारा क्या निकल गया, LCM निकल गया।
तो इस तरह से यह तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 3 गो था, तीनों बना दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306 और 657 यदि 9 है, मतलब 2 गो संख्या का HCF यदि 9 दिया हुआ है तो उसका एलसीएम उसी का 306 और 657 का ही एलसीएम क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि एलसीएम दो संख्याओं का अगर निकालना हो तो उस दोनों संख्याओं का गुना करके या उसके एचसीएफ से भाग दे देंगे, बस हो गया। तो एलसीएम ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर पहली संख्या 306 लिख दी है, दूसरी 657। तो ए की जगह पर यहाँ पर ए है तो 306 लिखेंगे, मतलब दो संख्या कौन कौन है, 306 और 657 है, तो उसी को ना गुना करेंगे ऊपर। अब बटा HCF, तो HCF दिया हुआ है, इसका HCF कितना दिया हुआ है देख रहे हैं, इसका HCF कितना दिया है, 9 दिया है। तो यहाँ पर HCF 9 हो गया। अब 9 से भाग कराए तो 9 से 1 कट गया, कितना मरतबे, 34 मरतबे। तो 34 में अब गुना कर देंगे 657 से, तो 22,398 हमारा क्या हुआ, एलसीएम निकल गया 306 और 657 का। अब अगला क्वेश्चन है जो हम एग्जाम्पल में बताएं कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 के पावर n को लेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 और 3 आया। ठीक उसी प्रकार तो किसी n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से अवश्य विभाज्य होगी, जबकि 6 के पावर n के गुणनखंडन में 2 एवं 3 ही है, 2 एवं 3 है। चूंकि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या करे कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, यहाँ प्लस है, बीच में प्लस है, ठीक है, एवं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, लास्ट में यहाँ प्लस 5 है, भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहला वाला पहले लेंगे, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो इस दोनों में से 13 कॉमन ले लिए, इसमें से भी और इसमें से भी, यहाँ बाहर कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर अब क्या बच गया, 7 गुने 11 प्लस, अब यहाँ पर जब 13 कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचता है, तो एक किसी भी संख्या का क्या होता है, भाजक होता है। तो जब 13 निकल गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो 11 7 77, अब 77 में 1 जोड़ दिए तो 78 हुआ। तो 13 में 78 से गुना करेंगे तो 10 से 14 होगा। अब 10 से 14 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 से 14 एक भाज्य संख्या है। तो अब इसीलिए जब ये 10 से 14 भाज्य संख्या है तो जो दिया हुआ है यह सब क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, व्याख्या कर देना है, हो गया। दूसरा क्या करना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है। चलिए इस दोनों में से 5 को कॉमन आउट करते हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, कॉमन आउट किए तो यहाँ पर 7 गुने 6 गुने 4, 5 को छोड़ देंगे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस यहाँ 5, जो 5 बाहर चला गया तो ये कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर यहाँ प्लस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 जब बाहर चला गया, दोनों में से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 है कि नहीं। तो अब 5 जब बाहर लिए तो यहाँ से यहाँ तक गुना कीजिए, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जब गुना करेंगे तो 1008 हुआ, और प्लस में 1 है तो 1008 में 1 जोड़ दिए 1009 हो गया। 1009 में 5 से गुना कर दिए तो 50 45 हो गया। अब 50 45 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह जो संख्या है, जो दिया गया संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, हो गया। इसमें क्या है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की कोई लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एवं एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो 18 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है और जो 12 मिनट दिया हुआ है, इस दोनों का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है बस। तो 18 का किए तो 2 9 18, 3 3 भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 3। तो 2 कितना बार है, 1 बार है तो 2 के पावर 1, 3 कितना बार है, 2 बार है तो 3 के पावर 2। अब 12 को तोड़ेंगे तो 12 को तोड़ने पर 2 6 12, 2 3 6, तो 2 गुने 3 आया तो 2 गुने 3 लिख दिए। 2 कितना बार आया, 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 3 कितना बार आया, 1 बार, तो 3 के पावर 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे
तो 18 एवं 12 का अब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें कौन कौन है, तो 3 के पावर 2 है बड़ी घातें, और इसमें बड़ी घातें कौन है, तो 2 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का गुना कर देंगे, तो 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुना 6 नहीं, 3 के पावर 2 का मतलब हुआ 3 गुना 3 मतलब 3 तिया 9, तो 9 हुआ। 2 के पावर 2 का मतलब 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2, तो 2 दूनी कितना आएगा 4 आएगा, तो 9 चौका 36 मिनट हो गया, अर्थात वे दोनों 36 मिनट के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 में 7 क्वेश्चन था, तो 1 से 7 तक हम सोल्व कर दिए हैं, इसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको विद एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।